अब आगे देखो, तुम्हारा कहीं का इशू है क्या? 5:40 आओगी? घर पे आऊंगी 5:40 पे, तो फिर सर 5-10 मिनट का हाथ लगने में आने में लगेगा, तो फिर से लेट आऊंगी। कोई दिक्कत नहीं, ये एक रिवीजन क्लास है, तब तक हम बिल्कुल वही 2G के 3G के सारे कराएंगे। हाँ आ जाए, हम तब तक पलक को टहलाते रहेंगे, तुम आ जाना, 2G 3G पैसे कराते रहेंगे। चलो आगे की बात देखो। अब देखो, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचकांक। इट इज मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर है? ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। इनका कुछ डेफिनिट प्रपोर्शन है, वो कंपनी बता नहीं रही किसी को कितना कितना डालती है, तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी। डेफिनिट प्रपोर्शन, इट गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। तुम्हारे लिए बना है, देख लो, अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर दिए। इट गिव्स different color at different pH value. Its original color is yellow. इसमें डिफरेंट पीएच का स्ट्रिप भी बना हुआ है, जैसे तुम्हारी बुक में यहाँ भी बना है, इसका येलो कलर है। वैसे ग्रीन टाइप दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसे पतला करोगे येलो हो जाए। और पानी में ये हरा रंग दे, सही है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। पानी भरा रहने की, बाकी वही पेज निकालो जिसमें पता चले सही है। ये देखो, ओके, इसी की स्ट्रिप हमने दी थी जब तुमको पेपर पे, तो येलो ही थी ना, तो येलो होता है। इट गिव्स डिफरेंट पीएच एट डिफरेंट कलर देती है, डिफरेंट पीएच वैल्यू। ऐसे ही जब किसान को पहुंचता है वो कहीं बीज अनुसंधान केंद्र में, सीड डेवलपमेंट सेंटर में, या कहता है मुझे थोड़ा यूरिया दे दो, तो वो उसको पर्ची पकड़ा देता है, कहता है ये लो पीली पर्ची, जाओ पानी में मिट्टी घोलो, पेपर डाल के लाओ, हमें पता करना है तुम्हारी जमीन एसिडिक है कि बेसिक है, फिर वही साल्ट देंगे। ठीक है, क्या चीज डिफरेंट कलर देती है, तो इट गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, ऐसा कर देती है यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझ में आ गया कि नहीं? तो उससे किसान को क्या मालूम उसकी जमीन कैसी है, फिर वो कलर देख के मैच करा लेते हैं, इनका पीएच एसिडिक है, अच्छा बेसिक है। अगर एसिडिक जमीन है तो बेसिक चीज देते हैं, बेसिक फर्टिलाइजर, और बेसिक जमीन है तो एसिडिक देते हैं, जिससे जमीन न्यूट्रल हो जाए। किसानों को तो पता नहीं रहता पीएच क्या है। अब चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ। पहली चीज, दैट इज पीएच सेंसिटिव। हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है? पीएच सेंसिटिव है। तो आवर बॉडी एंड पीएच, सो रेंज ऑफ pH of our body क्या है? is between 7.0 कितना दिया है? It works best at 7.4। सबसे अच्छा किस पे काम करेगी? 7.4। It works best at 7.4। Our blood is a buffer solution। तुम जरा सोचो 2.2 का लेमन पी जाओ, आदमी जिससे जरा 7.4 से जरा इधर गया वो मरने की कगार पर पहुंच जाए, और ज्यादा पहुंच जाए तो भी। लेकिन हम नींबू खा जाते हैं, 2-2 खा जाते हैं, कुछ नहीं होता।
क्यों नहीं बदलता? हमारी बॉडी में एक ऐसा सोल्यूशन है वो उसको काउंटर कर देता है, उसको बफर सोल्यूशन। तुम एक्स्ट्रा एसिड डालोगे तो एक्स्ट्रा बेस डालोगे, उसके बारे में तुम क्लास 12 में पढ़ोगे। बफर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन इफ एक्स्ट्रा एसिड इज एडेड दे बिहेव लाइक बेस एंड न्यूट्रलाइज इट। बोलो समझ आई? और एक्स्ट्रा बेस डालो, बहुत लौकी कटहल सब खाते जाओ तो वो उससे भी नहीं बनेगा। तो बॉडी हमको सेव कर लेता है। इस चीज को क्या कहते हैं? हमने तुमको बताया था होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी में मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट पीएच वैल्यू, दो चीज को मेंटेन करती है। अगर ये दोनों ना मेंटेन है तो प्रोटीन हड़ताल कर दें, काम ही ना करें। हमारी बॉडी में ना चीजें डाइजेस्ट हो, वॉमिटिंग हो, हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे लाइपेज जाइमेज, कुछ काम ही नहीं करते, जाओ पकड़ दो। तो हमने हमारा पीएच नहीं मेंटेन किया, सही है? तो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस है, सही। अब आगे की बात देखो। नाउ आगे क्या कहा गया है? इफ पीएच ऑफ रेन, रेन का पीएच कितना होगा बोलो? इज लेस देन 5.6, तो क्या होगा? देन एक्वेटिक वाटर कैसा हो जाएगा? नदी का पानी बिकम्स एसिडिक, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जितनी भी मछलियां हैं वो मर जाएंगी। इट इज कॉल्ड एसिड रेन। पानी के सारी बॉडी मर जाएगी, क्योंकि बॉडी उससे उस पर काम ही नहीं करती, उस पानी में तो फिर नहीं रह पाएंगे ना। एंड ऑल एक्वेटिक एनिमल्स विल डाई। तो इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में SO2 गैस है, CO2 गैस है, NO2 गैस है और SO3 गैस है। जब ये क्लाउड्स इनसे बारिश करेंगे तो बारिश करने पर जो नीचे एसिड गिरेगा वो क्या गिरेगा? एसिड, दैट इज H2 SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अगर इसी में H2 जोड़ दो तो सल्फ्यूरस एसिड। इसमें H2 जिससे जो बन रहा है वो बना रहे हैं, अब इससे ही बनाया, वो यहाँ बनेगा ना। अपनी अपनी जगह बनाओ, तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहें। ये चीज देखो, अब यहाँ देखो HNO3 बना, इससे बनाओ CO2 के साथ तो H2CO3 बना, बिल्कुल जोड़ जोड़ के बनाना, वही बनेगा। और इसमें 2 लग जाएंगे, 2 ये लगा दे तो HNO3 बन जाएंगे, ये 2 लगा दो प्लस 2 HNO3, 2 HNO3। इससे बनाओ तो क्या बनेगा? सही है कि नहीं? अगर इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, ये सब किस में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन प्लस सल्फर कोल में पाए जाते हैं। तो कोल को जब जलाओगे, तो ब्रिटेन में मैनचेस्टर में जला था एक बार, लंकाशायर में जला था 1975 में, जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। हवा में खूब SO2 खूब घुल गई, SO3 घुल गई। जब बारिश हुई सारे चमड़ी जो गाय की बैल की सब उखड़ गई, फ्लैश पत्तियां तो सब पहले ही गिर गई, मॉन्यूमेंट्स आते लगे। समझ में आ गई कि नहीं? तो अब इतनी सारी एसिड होगी, तुमको मालूम है ज़्यादा एसिडिक होगा तो ये नीचे हो जाता है। ये तो बात सही है। इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। अगर इन गैसेस की, इन सभी गैसेस को क्या कहते हैं? एसिडिक गैसेस। इन गैसेस का क्या नाम है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने? नॉन मेटल के सभी हैं कि नहीं? देखो ये सब नॉन मेटल के तो हैं। तो नॉन मेटल तो ये एसिडिक गैसेस हैं, इनसे वाटर का कांटेक्ट होगा तो प्लस रिलीज होगा। अब आगे की बात देखो कि अगला देखें, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल? सो पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल वर्क्स बेस्ट at 7 pH. If soil is acidic, अगर एसिडिक होगा then it is treated with, तो इसको बेस से ट्रीट करेंगे। किस से? कैल्शियम ऑक्साइड, चूने के पानी से, चूने को लाइम कहते हैं, और या CaCO3। अगर तुम्हारी
पीएच एसिडिक पाई गई, वो पर्ची दे देगा पीले कलर की, तब देखा रेड कलर का आ गया तुम्हारे में निशान, कहेगा जाओ चूना डालो पहले, जमीन बचाओ तब कुछ होगा। इफ सॉइल इज बेसिक, तुम्हारी जमीन बेसिक हो गई, ऐसा राजस्थान में सब यहाँ जगह जगह तो ये नहीं के पहाड़ हैं, यहाँ की पूरी जमीन बेसिक है, तो यहाँ के लोग गोबर की खाद डालते हैं, मैन्योर एसिडिक होती है क्योंकि उसमें उसका यूरिन भी रहेगा गोबर का, वो सब एसिडिक है, यूरिन तो एसिडिक होता ही है, तो उन सबको गाय का गोबर या गोमूत्र डाला जाता है। इफ सॉइल इज बेसिक इन नेचर देन सॉइल इज ट्रीटेड विद मैन्योर, किससे किया जाएगा? मैन्योर। इट इज ट्रीटेड, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे इस लाइन पे आए चाहे इस लाइन पे। इट इज ट्रीटेड विद मैन्योर, मैन्योर को खाद कहते हैं, मैन्योर कैसे डाला जाएगा, विच इज एसिडिक, मैन्योर इज एसिडिक। Plants grow best at 7 pH। अगला देखो, pH in our digestive system। अब देखें कि मान लीजिए that is the pH value of stomach juices या gastric juices, गैस्ट्रिक जूसेस उसमें होते हैं, इस आप बोलो कितनी है, कल बताया था, बताइए। गैस्ट्रिक जूस लाना है उसका पीएच 10.5। करेक्ट, ये टैलेंटेड है, अब बताने की तो बता दिया 1.2 है, उसका एग्जाम हो गया ना। अब वो एसिड और बेस में भी अंतर नहीं समझ रहा, उसका तो एग्जाम हो गया, वो बेस बता रहा है, कह रहा पेट बेसिक, ठीक है। नाउ पीएच वैल्यू ऑफ, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोले जा रहा है, दैट इज द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस क्या है? 1.2। तो ये क्या करता है, अगर हम बहुत सारा नींबू खाएंगे, बहुत सारा अचार खाएंगे, तो इसका पीएच फॉल हो जाएगा, और ऐसे में वो जो हमारी म्यूकस लाइन है उसी को ही न्यूट्रलाइज कर देगा, डिप्लीट कर देगा। तो इफ पीएच ऑफ स्टमक, मान लीजिए आपने बहुत सारा ऐसा खाना है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को कंटेन करता है, तो बहुत और एसिड रिलीज होगा, और ऐसे में उसे मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, बिना मारे तो खाना आगे जाएगा नहीं, लेकिन उसको मारने के चक्कर में जो हमारी म्यूकस की लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, दैट इट इज नाउ डिप्लीटेड। इसके पीछे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनमें से क्या रिलीज हो रहा है? एसिड। लेकिन क्या उस एसिड के रिलीज होने से इसमें जो जूस भरा हुआ है म्यूकस की लाइन को डिप्लीट नहीं कर दिया जाएगा, और जैसे ही ये हटेगा इससे पेट में घाव हो जाएगा, और उसको स्टमक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक अल्सर। वो घाव अगर बहुत ज़्यादा होगा तो पेट की जलन हो जाएगी, और अगर तुमने बहुत सारा नींबू खा लिया, अचार खा लिया, खुले हुए पकौड़े खा लिए, उनमें बहुत बैक्टीरिया था, लेकिन ऐसे खाना हमारी बॉडी में नहीं जा सकता है सर्वाइवल पे, तो और एसिड उसमें से रिलीज होगा, और ज़्यादा एसिड रिलीज होगा तो पीएच कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। एसिड ज़्यादा होने से कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, फिर मोर एसिड इज एडेड टू वाटर, तो ये फॉल हो जाएगा, इससे हमारी म्यूकस लाइनिंग डिप्लीट हो जाएगी। म्यूकस लाइनिंग डिप्लीट हो गई, ये जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, स्टमक की टिश्यूज, उन पर ये असर करेगा एसिड, और एसिड किसी चीज़ पे लग जाए तो क्या होता है बताओ? दांतों में चला जाता है, जब डेंटाइन होता है तो जो एसिड है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वाला एसिड, कितना दांत दर्द करता है, वो एसिड ही तो है जो वो सेक्रीट करता है। तो दांतों में टूथ है कितना होता है, तो पेट में कितना होगा, तो उस चीज़ को जब स्टमक में ही घाव हो जाए तो क्या कहते हैं बताओ? स्टमक अल्सर। और ज़्यादा बढ़ जाए तो ट्यूमर, उसको क्या कहते हैं? ट्यूमर। और ज़्यादा बढ़ जाए तो पेट ही काट दिया जाता है। कुछ लोग देखते हैं ना, पॉलीथीन लटकाए घूमते हैं, उनका उसी में खाना डाइजेस्ट होता है कि नहीं? अस्पताल में जाते तो दिख जाता है, उनका पेट कट गया, उसी में डाइजेस्ट होता है। सही, इस चीज़ को देखो, दैट इज इफ क्या हो, आगे बताया गया है, इफ मोर एसिड इज रिलीज्ड, तो इफ वी ईट, क्या करें बोलो? एसिडिक फूड, मोर
कई तरीके का फूड हो जिसमें मसाले ज़्यादा हों, ठीक है। सो एसिडिक फूड, देन क्या होगा, pH falls below 1.2. Now it depletes. ये क्या करेगा, depletes mucus lining. म्यूकस तो रक्षा कर रहा है, किसकी रक्षा कर रहा है? Now stomach walls is exposed to acid. टू एसिड। अच्छा, इससे क्या होगा, ए बर्निंग सेंसेशन इज प्रोड्यूस। जब वो एसिड इसके कांटेक्ट में आ जाए, म्यूकस हट जाए तो क्या होगा, इसको पेट की जलन कहते हैं। नाउ ए बर्निंग सेंसेशन इज फेल्ट। इस चीज को, ऐसी स्थिति में क्या होगा, कॉजिंग पेन, इससे जलन होगी एंड इरिटेशन होगा। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ लोग NaHCO3 घर में रखा हुआ बेकिंग सोडा खा लेते हैं, और कुछ लोग MOM MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लेते हैं। MOM इसी की बनी हुई डाइजीन की टेबलेट भी होती है, जिसको एंटासिड कहते हैं, इसी की बनी होती है, दैट इज डाइजीन। तो दैट इज, ये सभी एंटासिड है। और जिसके घर में कुछ नहीं होता वो साबुन का पानी पी लेता है, वो भी तो बेस है। साबुन खा लेगा, नींबू, वो साबुन डिटर्जेंट खा लेगा, पेट की जलन तो कम हो, सही है। सो एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से। एसिड और बेस रिएक्ट कर देंगे तो पेट की जलन खत्म। तो जब इसमें इरिटेशन होगा ना, अब क्या होगा, एंट एसिड स्टेट। कौन सा एंट एसिड पकड़ो, देखो सब पूरा वही लिखा है जो बता रहा है। नाउ 7.4 बोलते हैं, तो उसको न्यूट्रल कहेंगे या फिर बेसिक कहेंगे? बेसिक है। अब आगे देखो, टू रिलीफ, टू गेट रिलीफ, ये जो इरिटेशन हुआ है, वी टेक एंटासिड। जैसे तुमने बुखार है उसको दूर करने के लिए एंटीपायरेटिक लिया। पायरो का मतलब फीवर, पायरो का क्या मतलब है, चिता। तो किसी को बुखार हो गया तो एंटीपायरेटिक। इसी तरीके से किसी को एसिडिटी हो गई तो एंटासिड नहीं देंगे, किसी को जलन हो रही तो एंटी हिस्टामिन देंगे। एंट है कि एंटा है? एंटासिड नाम लिखा है, एंटासिड, वरना इसे एंटीपायरेटिक कहा जाता है। जैसे तुम लोग कई बार लेते हो PCM, ये सब लेते हो, क्लोरामफेनॉल, एमॉक्सिलिन, ये सब एंटीपायरेटिक। एंटासिड के दो नाम है, डाइजीन हो गए, MOM हो गए, या बेकिंग सोडा हो गया। तो एंटासिड क्या करता होगा बोलो, एंटासिड इज टेकन, इट इज बेसिक इन नेचर। ये क्या होता है बोलो, बेसिक इन नेचर। बहुत सारे ऐड भी आते हैं इसके कि 6 मिनट में आराम, इनो का काम, ऐसा कहते हैं कि नहीं। तो इट इज बेसिक इन नेचर। 50 इयर्स के एज के बाद हम लोगों में म्यूकस कम बनता है, तो कई बार लोग जो ज़्यादा मसाले या नींबू खाते हैं, ज़्यादातर तो 50 इयर्स के बाद लोग खिचड़ी और दलिया ही खाते हैं, एसिड खाते ही नहीं ज़्यादा, तो फिर एसिडिटी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर किसी की फूड हैबिट्स इडियोपैथिक है, अच्छी नहीं है, इडियट्स टाइप है, उसको कहते हैं इडियोपैथिक लाइफ, जो उसको पैथोलॉजी में डाल दे, बीमार बना दे, तो ऐसी लाइफ स्टाइल को क्या कहते हैं, इडियोपैथिक। तो ऐसी स्थिति में फिर उसको एंटासिड लेना पड़ेगा। चलो, इट इज बेसिक इन नेचर। एंटासिड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, दैट इज बेक करने के काम में आता है, इसलिए इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। एंड डाइजीन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज MgOH होल ट्वाइस। इट न्यूट्रलाइजेस, ये किसे न्यूट्रलाइज करेगा, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन बॉडी।
और इस तरीके से गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट. इट न्यूट्रलाइज. सारा एसिड खत्म हो जाएगा तब तो पेप्सिन ही नहीं बनेगा, एक्सेस खत्म हो जाएगा. इट न्यूट्रलाइजेस. पेप्सिन को भी तो यही एक्टिवेट करता है. इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक एंड गिव्स अस टेम्पररी रिलीफ. क्योंकि ये हमेशा थोड़ी ना दे पाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा फिर एसिड निकलेगा. म्यूकस जब तक तुम्हारे बने ना तब तक तो यही खेल चलता रहेगा. इट फिर क्या होगा? गिव्स अस टेम्पररी रिलीफ. इफ म्यूकस लाइन इज कंप्लीटली, अगर उसमें से क्या हो जाए, डिप्लीटेड, खत्म हो जाए, देन इट डैमेजेस द स्टमक लाइनिंग, और घाव कर देती है, और फिर इसे स्टमक अल्सर कहा जाता है. सही है. इफ म्यूकस लाइन इज कंप्लीटली डिप्लीटेड, ये खतरनाक स्थिति, देन एसिड damages and makes wounds, घाव पैदा कर देगा in stomach line. It is called stomach ulcer. इसकी भी सर्जरी होगी. More worse condition is stomach tumor. ट्यूमर का मतलब गांठ होती है. अगला देखो. These are mild bases. ये सारी जो चीजें मैंने बताई हल्के बेस हैं. ये 10.5 से कम के हैं. इनकी रेंज 7 से 10.5 है. ऐसे बेसेस को माइल्ड बेस कहते हैं. ठीक है. ये कैसा है? हल्के बेस है, माइल्ड बेसिस. NaOH नहीं लेना है pH as tooth decay. तो pH वैल्यू क्या होती है? वैसे तो हमने वो कल देख लिया कि बिफोर मील क्या होता है, सलाइवा क्या है, दैट इज pH 7.4 है ना. मेक्स आवर माउथ बेसिक, मेक्स आवर ब्यूकल कैविटी, या माउथ भी लिख सकते हो, बेसिक, एंड कीप्स ऑन न्यूट्रलाइजिंग द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. वो अपना खाए पिए, चलो ठीक है, हमारा तो ना डैमेज करें, तो उससे जो एसिड निकल रहा है उसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? सलाइवा. एंड कीप्स न्यूट्रलाइजिंग द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय, और प्रोटेक्ट अवर एनामल इंटेस्टाइन. keeps neutralizing acid secreted by streptococcus. कोकस मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया. and protect the enamel coating of our teeth. नहीं तो एसिड होगा तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन तो कराओ जरा, क्या होता होगा? तुरंत ये CaCl2 बन जाएगा और घुल जाएगा. ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यही है संगमरमर. डाल दो इसमें Cl, बिल्कुल पाउडर बन के उड़ जाएगा, सब घिस जाएगा, सारा संगमरमर धुल जाएगा. वही उसी संगमरमर के तो हमारे दांत हैं. कैल्शियम एपोफॉस्फेट है, वो हमने अलग से बताया, लेकिन बात वही है. एसिड के मिलने से सब ये वाटर सॉल्युबल साल्ट नहीं मिल जाएगा. तो क्या होगा? एंड प्रोटेक्ट द एनामल कोटिंग. ऐसे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को होता है जरा जरा देर में चॉकलेट खा ली, कुछ मीठा खा लिया, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के मजे हो गए, वो पूरा दिन एसिड सेक्रीट कर रहे हैं, और हमारे दांतों का pH किससे गिर गया? 5.5 से नीचे गिर गया. क्योंकि उतनी तो सलाइवा नहीं है हमारे माउथ में कि बहुत एसिड हो तो उसे भी न्यूट्रलाइज कर दे. थोड़े बहुत को कर सकते हैं,
लेकिन ज़्यादा वो तो नहीं कर पाएंगे। अगर 5.5 से नीचे गिरा नहीं कि दांतों का डिके शुरू। So, ये करते हैं। अच्छा, इफ द pH ऑफ माउथ, इसीलिए कहा जाता है कि बीच में इंटरमिटेंट ईटिंग की हैबिट ठीक नहीं है। इफ pH ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5, then enamel coating starts dissolving in water. And it is called tooth decay. फिर डेंटाइन भी चली जाएगी। जिसके दांत पीले हो गए तो समझ लो इसकी एनेमल चली गई, अब डेंटाइन की बारी है। That is, it is called tooth decay. डेंटाइन पीला होता है। अगला देखो, we use toothpaste या माउथ वॉश जैसे लिस्टीन बाजार में आता है to maintain the pH. टूथपेस्ट का भी अच्छा खासा है 10.5 पर लिखा है। So we use toothpaste या माउथ वॉश to keep the pH of mouth इससे above पलक above 5.5। हम 5.5 से नीचे नहीं गिना, भले ही एसिडिक रहे लेकिन इससे नीचे तो ना गिरे। कॉफी पी लिया तो चांदी हो गई है एनेमल की, वो तुरंत घुल घल के गिर जाएगा। 5 होता है कॉफी का ही, सही है। तो कॉफी का जब खुद ही 5 है तो ऐसे ही गिरा देगी। समझो कॉफी भी अपना काम तुम्हारे दांतों पर कर रही है। कल वो देख लिया था, आगे की बात करें। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। बाय एनिमल, कभी कभी इफ बी इज, हाँ बोलो। सर कॉफी तो टेस्ट में बिटर होता है, जैसे बेसिक चीज़ तो वो एसिडिक। बिटर चीज क्या तुम ऐसा बिटर तर में कुछ नहीं है। कॉफी है वो एसिडिक है, जो उसका हमारे रिएक्शन होगा, नेचर है, ठीक है, उसके हिसाब से। ऐसे बिटर तो मिर्च भी है लेकिन एसिडिक है, सही है। तो बिल्कुल वैसा नहीं कह सकते कि बिटर और ये है, लेकिन ये एक जनरल टेंडेंसी बताई। इफ बी स्टिंग्स, हम पे बी स्टिंग कर जाए तो क्या होगा बोलो। देन इट्स स्टिंग, इसकी जो डंक है कंटेन्स मीथेनोइक एसिड, क्या करेगी बोलो। ऑर्गेनिक एसिड है। मीथेनोइक एसिड का मतलब है HCOOH। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? यही तो है, फॉर्मिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड एक ही है। अभी लिख देते हैं। जो आप कहोगे आपकी संतुष्ट है कंपनी का प्रचार, दैट इज फॉर्मिक एसिड। जो आप हैं वो लिखते हैं, सब तो बताया जा ही चुका है, ठीक है। तो अब इसमें भी वही चीज है, बी काटे लाल चींटी काटे, कुछ भी काटे। तो जो मैंने बी कहा आप इसे रेड आंट भी लिख सकते। रेड आंट स्टिंग करता है। उस जगह को आप क्या करो बताइए, दैट पोर्शन इज ट्रीटेड विद, इससे तुम्हारे घर में ये हो लगा दो बेकिंग सोडा। सर हम लोग वो चाबी की लगाते हैं आयरन की, जब भी आयरन, अगर आयरन की चाबी लगाओगे तो FeOH होल थ्राइस है, वो भी बेसिक। जंग लगा लो, कहीं जंग हो रगड़ लो, फिर टिटनिस हो जाए, इंजेक्शन लगवाया। ये सही कहना, जाके तुरंत इंजेक्शन लगा लो। लेकिन हम उतना भी रिस्क क्यों लें, हमारे घर में बेकिंग सोडा है, उसी से। तो देन द पोर्शन, द स्पॉट ऑफ स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा, सबसे अच्छा, क्योंकि वो कैसा है, then spot of sting is treated with baking
सोडा, हमारे घर के बाहर नींबू का पेड़ है, बहुत मधुमक्खियां उड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो रख लेते हैं साबुन का पानी, धो डाली, 2-4 काटे, कुछ नहीं होता, तुरंत बेस रख लो बस कर। अब आगे की बात देखिए, टूथपेस्ट लगा लो, सबसे अच्छा टूथपेस्ट तो सबके घर में 10.5 का। अप्लाई बेकिंग सोडा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा, लेकिन वही चीज है। अच्छा अब क्या होगा, इफ वेस्प स्टिंग्स, तुमको माकड़ काटे, स्पाइडर या ततैया, पीली कलर की ततैया होती है, उसको वेस्प कहेंगे, वो भी काट सकते। सो इफ वो एल्कलाइन है तो वहां नींबू रगड़ लो। लेकिन ये याद रखना, उल्टा काम नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इफ वेस्प या स्पाइडर स्टिंग्स, देन एज इट्स स्टिंग क्या है, इज बेसिक, सो अफेक्टेड एरिया इज ट्रीटेड विद। कौन से बेस पाया जाता है? ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अभी देखता हूँ। अफेक्टेड एरिया इज ट्रीटेड विद विनेगर, घर में विनेगर सबके होगा, विद एसिड्स, माइल्ड एसिड्स, वैसा नहीं, माइल्ड एसिड्स, लाइक विनेगर। मेरा कहने का मतलब ऐसा ना हो कि तुम टूथपेस्ट ऊपर ऊपर लगा दो, अंदर भी जाना चाहिए, पानी लगा के घोल के जरा करो, अंदर तक जाए। गाढ़ा गाढ़ा लगा दिया, अंदर जा ही नहीं रहा, और जलन भी मचेगी। ऐसी चीज लगाओ जो अंदर जाए, वहां तक तो जाए जहां तक उसने स्टिंग किया। तो इस तरीके से ये है। फिर अगर आप जंगल चले गए, मान लो आपके स्कूल में पिकनिक हुई है या कैंपिंग हुई है, तो वहां को नेटल प्लांट मिलेगा, तो क्या करें, वहीं पर अगर तुम्हारा हाथ लग गया है तो इतनी जलन होगी ना नेटल प्लांट से, तो वहीं पर बगल में डॉग प्लांट होगा, नेटल प्लांट के जस्ट बगल में होगा, उसी को तुम रगड़ लो, फिर तुम ठीक हो जाओगे। सर ये कौन सा प्लांट है? ये अब जरा देखो ना, लास्ट चीज देखो, इट इज डिफेंस, सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट्स। जैसे एनिमल्स का है, वैसे क्या है बोलो, सेल्फ डिफेंस बाय, ये सेल्फ डिफेंस ऑफ अस बाय एनिमल, हमारा खुद का डिफेंस किससे, बाय। और ये है ऑफ प्लांट। प्लांट में भी क्या है, ये एक नेटल प्लांट है, उसकी ऐसी पत्तियां तुम्हारे बुक में बना हुआ। ये कैसा प्लांट है, ये नेटल प्लांट है, ये स्टिंगी है। ये तुम्हारे हाथ में लग जाए तो उसके बगल में, नेटल प्लांट के बगल में एक ऐसा प्लांट रहेगा, पुदीना टाइप, उसको क्या कहेंगे, डॉग प्लांट। और ये क्या है, नेटल प्लांट की पत्तियां कैसी होती हैं, एसिडिक। और ये कैसा है, बेसिक। ये समझो मिंट की तरह पुदीना, ठीक है, पुदीना की तरह। पुदीना हमेशा बेसिक होता है, ठीक है। कह रहीम कहसो निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने इनके फाटा तंग। अगर मान लो ये बेर और केले का संग आपस में नहीं निभ सकता, मान लो अगर क्या होगा, बेर का पेड़ जिसमें कांटे होते हैं वो हिलेगा डुलेगा, दे डोलत रस आपने। और केले के जो कदली फनम के पत्र हैं कितने कोमल होते हैं, तो क्या उनके अंग नहीं फट जाएंगे। ऐसे जंगल में जहाँ नेटल प्लांट होंगे, जब ये अपने रस में डोलेंगे तो आसपास के तो कोई पौधा ही ना हो फिर, लेकिन उनके सर्वाइवल के लिए प्रकृति ने उनको ऐसा बना दिया, उनमें बेस भर दिया, बोला तुम भी रहो, जैसे वो ऐसे डालेगा तुम न्यूट्रलाइज कर लेना। तो तुमको अगर इस प्लांट ने काटा हो तो उसके बगल वाले पेड़ की पत्तियां लेकर रगड़ लेना काम, क्योंकि उसके बगल वही पेड़ होगा जो बेसिक, उसके बगल में होगा ये जरूरी है, जरूरी है, नहीं तो और कोई रह ही नहीं सकता। सर एसिडिक वाला कोई नहीं कर सकता? क्या एसिडिक क्यों नहीं रह सकता? एसिडिक प्लांट, एसिडिक जहां जहां तक फैले, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी होगी, ये ना हो कि नेटल है तो नेटल ही रगड़ लो, तुम पहचानो दो अलग अलग पत्तियां, नेटल जितने होने होंगे हो जाएंगे, लेकिन उसके विसिनिटी में जो प्लांट होगा फिर वो बेसिक ही होगा। हिंदी में क्या बोलते है? हैं, नेटर प्लांट हिंदी में क्या बोलते हिंदी में तो कुछ नहीं दिया है। अब ये देखो कि वाइल कैंपिंग, नेटल प्लांट क्या है, हर्बेसियस प्लांट,
नेटल प्लांट क्या है? इज वाइल्ड प्लांट, ये वाइल्ड प्लांट है। इट्स स्टिंग्स, इसके कांटे होते हैं, ये स्पाइन है, ये क्या है इसके? इट्स स्पाइन, कांटे। These are acidic in nature. If it accidentally makes contact to our body, तो क्या कर रहे हैं? Then rub the affected portion by dog plant grown nearby, पास में होंगे। It is basic in nature. Which gives immediate relief. ये नेचर ने बनाया है। आगे की बात करेंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हर्बेशियस का मतलब है जो एक तरीके के हर्ब्स होते हैं, ठीक है, हर्ब हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं। हर्बेशियस प्लांट्स का मतलब है कि हर्ब है, बस ग्रीन प्लांट है, पूरा हरा ही हरा, इसमें कोई ब्राउन या बार्क नहीं है। आगे देखो। काटती है तो सर उसमें कांटा कैसे लगता है सर? किसमें? जैसे कोई भी अपन को काटती है, हाँ, तो कांटा कैसे लगता है? उसके में मीथेनोइक एसिड है, और मीथेनोइक एसिड जैसे मानो भोजन को काट रहे हर बार वो कांटा कैसे लगता है? इतना नहीं काटेगी वो, ऐसा नहीं कि वो मीथेनोइक एसिड डाले, कभी कभी काटेगी, जो वेस्टिंग है वो अंदर डाल देगी तो वो कांटा है। ऐसा थोड़ी को वेस्ट थोड़ी करेगी, वो अपने सर्वाइवल के लिए रख रही है, वो ऐसे फालतू में नहीं काटेगी। जब आप उसको छेड़ोगे, उसके हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर को छेड़ोगे, तभी वो करेगी। एक भी काट लेगी वो तो झुंड में, तो काम बन जाएगा। सर वो एसिड की वजह से वो काटा होता है? वो एसिड की वजह से जो हमारी बॉडी में वही इरिटेशन पैदा करेगा। मीथेनोइक एसिड, कभी लाल चींटी काटे तो कैसा जलन होती सोचो। वही मीथेनोइक एसिड जहरीली शराब है, सोचो कोई पी जाए नकली शराब तो बॉडी में क्या होता है? कहते नहीं जहरीली शराब पीने से मर गए, तो वो गलती से वो जो पीते हैं वो मीथेनोइक एसिड है। वो तुम्हारे अगले चैप्टर में बताया जाएगा, कार्बन एंड कंपाउंड। अब आगे देखो, तुम्हें एप्लीकेशन समझ में आ गया, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? लेकिन सर हाँ, आदिवासी लोग तो चींटियों का खाना, वो रेड एंड्स का वो बना के खाते हैं। डांस का बनाते हैं, हो जाता है वो। कई बार ऐसा होता है, वही चीजें अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएंगी, सीधा ब्लड में नहीं जानी तो नुकसान नहीं करती। टर्माइट्स हो सकता है, ऐसा नहीं है, वही वेमनस, आप समझो करैत, वाइपर, इनके भोजन बना के चाइनीज खाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चीज अगर ब्लड में चली जाए, बट वो तो उसका पॉइजनस ही हटा के खाते हैं ना, तो दिक्कत क्या होगी? पॉइजनस हटा के खा सकते हैं। चलो अब देखो, इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आंट ईटर नहीं है बहुत सारे ऐसे जानवर, तो उनके अंदर कोई सर्वाइवल स्किल इसी तरह से होगी। Now, you have two solutions A and B. pH of A is 6. इसका pH 6 है, और दूसरे का क्या है? 8. ये A है, ये B है। Which solution has more hydrogen ion concentration? प्रदीप शर्मा बताइए, इसमें किस में ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? pH 6 में। So A solution is acidic in nature. अच्छा, it has
H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी? बहुत स्पेसिफिकली कहा जाए तो इसमें कितने मोल पर लीटर है, जिसे सही तरीके से लिखना हो, और इसमें कितने OH होंगे श्रेया बताओ। ये सही पूरा टोटल कैलकुलेट करके बताएं, ऐसी तो दे दोगे। कल इन्हें आयनिक प्रोडक्ट पढ़ा था, सब तुरंत कैलकुलेट करके बता दें भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो 10 to the power -14 है, तो ये देखा इसका इतना है, तो ये करना चाहो तो करना स्पेसिफिकली, लेकिन ये ज्यादा है कि नहीं, 100 गुना ज्यादा। अब देखो तो इट इज व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसमें इस केस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है? -6 मोल पर लीटर, और इसकी कितनी है? -8 मोल पर लीटर। तो बोलो किसमें ज्यादा है? इन ए सोल्यूशन में ये होगा, समझ में आया कि नहीं? ये ज्यादा है कि नहीं? अब बी सोल्यूशन में ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 8 का मतलब तो तुम समझ गए हो ना, 8 का मतलब समझ गए, 10 के बाद ऊपर माइनस लगा दो, तो इसमें 100 गुना ज्यादा है कि नहीं है? कितना ही लिखना है, इतना लिख दोगे तो काफी है। अब आगे देखो, अच्छा which is acidic and which is basic, तो अब इन बी सोल्यूशन क्या है बोलो? H प्लस आयन कंसंट्रेशन लेस है और OH की ज़्यादा है इन बी सोल्यूशन। तो ये मुझे बताओ सरोज, जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कैसा सोल्यूशन होगा, और जिसमें OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? अगला देखो, what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? So if H plus ion concentration is more, इससे ज्यादा है बोलो, than OH ion concentration, this implies solution कैसा होगा? is acidic। फिर से देखो, if H plus ion concentration is equal to OH ion concentration, तो क्या होगा? Solution is neutral। If H plus ion concentration is less than OH ion concentration, this implies solution is, ये तीनों चीज लिखने हो, ज्यादा है H प्लस तो एसिडिक है, कम है H प्लस OH से तो बेसिक का, दोनों इक्वल हो गए तो न्यूट्रल हो गया। अगला सवाल देखें, डू बेसिक सॉल्यूशंस, प्रदीप शर्मा, क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन होते हैं? नहीं होते हैं। आशीष, होते हैं? सही। आगे देखो, yes, basic solutions also have basic solution भी होंगे, yes, basic solutions have H plus ions concentration होगा, but it is lesser than, क्या होगा? lesser than OH ions, so it is basic in nature। जो ज्यादा होगा वही अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, so it is basic in nature। ये चीज ऊपर ही पता चल रही है, इसमें हमने क्या बताया, ये किसकी कंसंट्रेशन है बोलो? H प्लस। ये किसकी कंसंट्रेशन है? H प्लस की इतनी। अब बाकी जो बच गई, जैसे आयुषी बताया करती है, मान लो बच गई, वो फिर OH की हो जाएगी ना, वो जोड़ के तुरंत बता देती हैं दोनों का टोटल कितना होता है, 14 होता है। तो एक तुम्हें पता है तो दूसरा पता चल कर सकते हो। मान लो H प्लस और OH की वैल्यू मिला के कितनी होती है वंदना? -14। अगर इसकी 10 to the power -6 है
तो क्या तुम इसकी निकाल सकती हो? बिल्कुल निकाल सकती हो। उससे डिवाइड करो और पता नहीं चल जाए। वो इसकी कैसे निकालोगे? सर ये वाला फैन क्लोज कर, ये देखो उन्होंने बता भी दिया अंकुर राज ने फैन क्लोज कि इसको क्लोज कर लो। इतने मोह सही है ये चीज। अगला सवाल देखें। हर एक में दोनों तरीके की कंसंट्रेशन तो होगी ना। ओके, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन ए फार्मर विल ट्रीट द फील्ड विद क्विक लाइन? किस केस में अपने जमीन में चूना डाल देगा? राजस्थानी डालेगा कि यूपी वाला? राजस्थानी नहीं डालेगा। यहाँ तो वैसे ही मंडोर के पास कितना चूना निकल रहा, पूरे राजस्थान में फैल रहा है। यहाँ तो सब बेसिक जमीन है। यूपी वालों ने गाय के गोबर से ट्रीट किया है सालों, उन्हीं की जमीन एसिडिक होगी। सो अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन इफ सॉइल इज एसिडिक इन नेचर? क्या हो? एसिडिक इन नेचर, देन टू न्यूट्रलाइज इट, अब उसे वो न्यूट्रलाइज करेगा तभी वो अच्छी पैदावार देगी। इट एंड ब्रिंग इट एट द लेवल ऑफ seven. Farmer will treat it with basic solutions, या तो वो चूने का छिड़काव कर देगा, CaO, CaOH whole twice, या चॉक पाउडर। चॉक और कुछ नहीं है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल डस्ट। सॉल्ट्स चार तरीके के होते हैं। मान लीजिए हमारे पीएच की रेंज है, तो पीएच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो 7 है वहाँ H+ की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? OH की कंसंट्रेशन। और इसे क्या कहा जाए? इसी तरीके से इधर की ओर एसिडिटी बढ़ती है और इधर की ओर बेसिक कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक सॉल्यूशन। और ये कैसा होगा? स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। सही, एसिड इधर बढ़ता है। अच्छा, यहां से यहां तक की क्या स्थिति है? H+ की कंसंट्रेशन हमेशा किससे ज्यादा हो? जैसा प्रदीप शर्मा कहा करता है। और यहाँ क्या होगा बोलो? दैट इज सरोज, यहाँ क्या होगा? तो H+ ज्यादा होगा कि OH? OH ज्यादा होगा। दैट इज H+ की कंसंट्रेशन इट इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? OH की कंसंट्रेशन इसके बराबर हो जाएगी। 0 भी हो सकता है, 0 pH भी है। सॉल्ट्स कौन कौन से तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। अगली हेडिंग पे आओ, नेचर ऑफ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। जब इसका आंसर लिखेंगे तो pH वाली पे टेबल भी बनानी है। हाँ? फोर्थ वाले का जब आंसर लिखेंगे नहीं, वो मैंने अलग से बता दिया कि तुम्हारी बुक में एक चित्र बना है। ये चित्र तुम्हारी बुक में तुमने देखा कि यहाँ एसिडिटी ऐसे बढ़ रही है, यानी अगर हम 0 से यहाँ चलेंगे तो ये एसिड से लेस एसिडिक हो रहा है, यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है। ये इसी को करस्पॉन्ड करता है। और धीरे धीरे यहाँ चलते चलते क्या चीज ज्यादा हो जाएगी? ये तुम्हारी बुक में चार्ट बना है ना नीचे, इसी बात हो गई। अब हम आते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पर। सॉल्ट्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलो, दैट इज फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो
पहला होता है न्यूट्रल सॉल्ट और दूसरा क्या होता है एसिडिक सॉल्ट और तीसरा क्या होता है बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। या कैसे बनाए जाते हैं? वीक एसिड और प्लस एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बनाए? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। और ये क्या है? वीक एसिड प्लस। अब इस चीज को देखें, व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट्स? द सॉल्ट्स, ठीक है, मेड बाय मिक्सिंग strong acid and strong base. अभी देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तुमने क्या किया? HCl डाला पानी में और क्या डाला? NaOH। क्या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है? और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। पानी में डालोगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। ये किस में टूटेगा बोलो? H+ में टूटेगा। और किस में टूटेगा? Cl- में टूटेगा। और किस में टूटेगा बोलो? H+ Cl-। ये किस में टूटेगा? Na+। ये किस में टूटेगा? क्योंकि टूट जाएंगे। और तुम्हारी ये इनकी टेंडेंसी क्या होती है H+OH की? ये जल्दी से जल्दी एक दूसरे को ढूंढ के मिक्स हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? H+OH अलग तो नहीं रहना चाहते, ये कहेंगे नहीं हम तो अलग रहेंगे। अब ये पानी डालो तो पानी में डालने पे बोलेगा कि अगर आपने वाटर डाल दिया लक्षिता, Cl- खाएगा, मैंने तो इसको छोड़ दिया, अब मैं नहीं पकड़ने वाला क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हूँ। मेरी पहचान ही इस बात से कि जिसको एक बार छोड़ दिया तो पकड़ता नहीं। और बेस भी क्या कहेगा? मैंने तो छोड़ दिया, जाए जहां जाना, हम तो नहीं अब लेंगे। पानी में जाते उसको मौका मिल गया। Cl कैसे मजे कर रहा है? एक्वियस बन के। Na कैसे मदद कर रहा है? और इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ लिया, अरे बिछड़ा साथी मिल गया कुंभ का। तो ये क्या बना लिया बोलो? H2। ना रहा H ना रहा O, तो पानी बन गया। अब ना एसिडिक बिहेवियर ना बेसिक बिहेवियर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाए जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड से निकला हुआ H+ आयन और स्ट्रॉन्ग बेस से निकला हुआ OH आयन रिकम्बाइन कर जाते हैं। एंड नाउ देयर इज नो H+ आयन एंड नो OH आयन। हाउएवर दे शुड बी इक्विमोलर। ऐसा ना कर देना कि ज्यादा एसिड कम बेस ना डालना। एक अगर तुमने डाला है ग्लास एसिड, एक ग्लास बेस, इक्वल, तभी ये होगा। इक्विमोलर, इक्वल मोल डालना पड़ेगा। नहीं बहुत एसिड डाल दो, थोड़ा सा बेस क्या दो। एक एसिडिक नदी में देखो मैंने कुल्हड़ ज्यादा सा बेस डाला, बना लेना, ऐसा नहीं होता। इक्वल, सही। अब एक और चीज देखो, मान लीजिए CH3 COOH और प्लस NH4OH। दूसरी चीज क्या है कि इट इज ऑल्सो मेड बाय मिक्सिंग। प्रदीप शर्मा, ये कैसा एसिड है? ये चीज बोलो। बेस है, बेस है, बेस है। क्या है? सर बेस है। कौन सा बेस? सर ये वीक बेस। और ये स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही लोग होते हैं। अब 1-1.5 घंटे लेट आया, फिर बाद में जब बड़ा होगा तो अपने माँ बाप को बोलेगा अभी स्क्रॉन्जिंग कर रहा है, तुम्ही ने ठीक से नहीं पढ़ाया। फिर अल्टीमेटली ये लोग क्या होते हैं, खुद अपने समय में जब मौका है तो स्क्रॉन्जिंग कर रहा है, अब उल्टे पुल्टे बता रहा है, माँ बाप पे बाद में सर बोझ बनेगा। ठीक है, तो जब हमें मौका मिला है, हमें अपना काम अच्छे से करना है। पेरेंट्स कर रहे हैं, सारा खर्च उठा रहे हैं,
जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाए तब मजे किए जाते हैं, लक्ष्य पूरा होने से पहले मजे नहीं किए जाते। जैसे ये मजे कर रहा है बाप के पैसे से, ऐसे नहीं किया जाता। लक्ष्य पूरा हो जाए, यू एंजॉय योर लाइफ। वो अभी अपना लक्ष्य पूरा करके कर रहे हैं, नहीं तो फिर क्या लक्ष्य बिखर जाएगा, फिर आप भार बन जाओ ना। खुदा को सौंप दो ये बोझ पुश्तारा गुनाहों का, चलोगे कब तलक तुम रख के ये बारे गना कब तक। अपने ही सर पे अपना ही बोझ लिए घूम रहे हो। अब अगली बात देखिए, इसको ये इतना 6 क्लास होने के बाद ये कितना कितना मिस किया होगा, तब जाके आज ये यहाँ पहुंचा। बहुत एफर्ट लगता है यहाँ तक पहुंचने में जो बोल रहा है। दैट इज इट इज वीक बेस। ये क्या है? वीक बेस। बहुत क्लास वीक एसिड, बहुत क्लासेस इसने सुनी नहीं होंगी तब ये आज पहुंचा है। इतना मूर्ख बनने के लिए बहुत प्रयास है। और दैट इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस। अच्छा, ये वैसे 1 लाख में एक टूटेगा, ये भी 1 लाख में। तो अब अगर मान लीजिए पहली बात तो वाटर में डालने पर क्या होगा, ये भी बना, H+ भी बना, और क्या बना, NH4+ भी बना, और OH- भी बना। ठीक है, ये पूरा टूटे ही नहीं थे, लाखों में एक टूटे थे, लाख में एक वो भी टूटा होगा। लेकिन जो भी टूटा होगा क्या ये रिकम्बाइन नहीं हो जाएंगे? और फिर ये क्या होगा, एसीटेट आयन। इस आयन को क्या कहते हैं? एसीटेट आयन। इस चीज को अमोनियम आयन, इट इज अमोनियम आयन। और ये कंबाइन कर गए तो फिर भी तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस वजह से हमें अगर ये कहा जाए इनसे बनने वाला, यहां तक बात मैंने पूरी नहीं की है, फिर से समझो, ये ऐसे हो जाएंगे लेकिन इनको लिखा क्या जाएगा, NaCl+ वाटर। इसको भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इनको मिला दो, क्या लिखा जाएगा बोलो, CH3COONH4 और प्लस वाटर। मेरा कहने का मतलब है तुम्हें अगर अमोनियम एसीटेट दिया जाए तो तुम जान लेना कि अमोनियम कहां से आया है, बताओ, वीक बेस से आया है। अमोनियम कहां से आया है, और एसीटेट आयन कहां से आया है, जरा बताओ, वीक एसिड। इसी तरीके से अगर मैं तुमको एक साल्ट पकड़ा दूं, कुछ साल्ट है तुम्हें बस पहचानना है, दैट इज NaCl, KCl और CaCl2, CaNO3, ठीक है, Na2SO4, इसी तरीके से K2SO4 और HCOONH4 या CH3COONH4। आयुष, इसमें से कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं? है कौन सा इसमें ऐसा है जो न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है? अब जैसा आयुष ने बताया कि सर ये सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट हैं, ऐसा इन्होंने क्यों बताया वो सब नाउ देखो, NaCl किसका सॉल्ट है, वहां पढ़ो, दैट इज NaOH और प्लस HCl से बना होगा कि नहीं? तो ये किसका किसका सॉल्ट है बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस। और किससे बना है, ये किससे मिला, ये किससे मिला, जो मेटल कैटायन में हमेशा OH जोड़ा जाता है, और ये नॉन मेटल एनायन में क्या जोड़ा जाता है, H+। यही काम करना है आपको, अब मिल के बन जाए। ये तो मेटल कैटायन है ना, और ये नॉन मेटल एनायन है। ये क्या चीज है बोलो, मेटल, और ये क्या है, नॉन मेटल एनायन। इनमें जोड़ के बना लो। KCl किससे किससे बना है बोलो, प्लस। क्या ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं अपने अपनी कैटेगरी के? KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत खतरनाक है। अगला देखो, CaCl2, इसमें OH जोड़ दो, इसमें H जोड़ दो, तो बनाओ Ca और साथ में HCl। ये भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ही, ये भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में, सही है। इसी तरीके से और देखो,
CaNO3 होल ट्वाइस, Ca में क्या होगा NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। तो इसमें डालो OH और इसमें क्या डालो, तो क्या हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस और HNO3। अब इससे बाकी का भी कर लेना। इसका नाम बताओ अदिति। सर हाइड्रोजन, अब इसका बताओ। अच्छा सर एसिड, अमोनियम एसिड, इसका बताओ। अमोनियम फॉर्मिक। सही, इतना तुम्हें समझ आ गया। ये सभी के सभी, ये NaOH और ये H2SO4 से बना। ये किससे बना KOH और H2SO4। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों अपने H+ और OH छोड़ देंगे, वो मिल जाएंगे, खत्म बात। इक्वी मोलर डालना, इक्वल अमाउंट डालना। अच्छा ये देखो दोनों, ये वीक एसिड और वीक बेस। इसका नाम अदिति ने क्या बताया HCOONH4। ये अमोनियम आयन है, ये फॉर्मेट है, तो ये इसका क्या नाम बताती हैं अमोनियम फॉर्मेट। इस वाले में अब इसमें बाद में मेटल है तो OH जोड़ना, और इसमें ऑर्गेनिक एसिड में ऐसा ही बनाया जाता है हमेशा, जो C पहले लिखा जाता है, हर ऑर्गेनिक का यही रूल है। तो जोड़ दो तो क्या बना बोलो सरोज, HCOOH बना और NH4OH बना। सरोज बताइए ये क्या है, ये क्या है? कोई भी चीज इनके लिए बड़ी हार्ड हो जाती है। हर्षिता आप बताओ। सर फॉर्मिक एसिड और अमोनियम। सही। तो फॉर्मिक एसिड क्या, ये नाम ही नहीं बता पा रही। आगे क्या पूछा, हमें पूछना था इनसे वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग, नाम ही नहीं बता पाए। आगे का तुम्हें पूछ ही कहाँ पाए, वहीं पे ही अटक गए। दैट इज फॉर्मिक एसिड। और ये क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो अपने हिस्से का 80% है वो आपको करना है, 20% तो मैं सबके लिए इक्वली कर रहा हूं, लेकिन इन्हीं में से कुछ बच्चे बता भी तो रहे हैं वो अपने 80% हिस्से की स्क्रॉन्जिंग कर रहे हैं, काम चोरी, इसलिए ना बता। और पेरेंट्स हमारे पास आ जाएंगे कि फीस तो पूरी दी थी, सरोज क्यों नहीं कर पाए। उनको मालूम ही नहीं कि वो अपने 80% हिस्से की काम चोरी कर रही है। वही चीज सबको पढ़ाई है, ये तो नहीं कि दिमाग अलग अलग है, रोज बताया जा रहा, समझाया जा रहा। ये कैसा है बोलो, वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग, और ये वीक बेस। तो दिस इज वीक एसिड और ये वीक बेस। जबकि कल एग्जाम है तो ऐसी हालत है, तो आपको ध्यान रखना चीजों का। पहली कैटेगरी समझ में आ गई, न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, पहचानना तुम्ही को है। अब दूसरी कैटेगरी बताते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि HCl Na2CO3 से क्यों रिएक्शन करता है जबकि एक सॉल्ट है? क्या कभी एसिड को सॉल्ट से रिएक्शन करते देखा गया? तो दिमाग में ये बात तो आई होगी, ये सब क्या हो रहा है, ये एक एसिड सॉल्ट से भला क्यों रिएक्ट कर रहा है? सॉल्ट तो बनना चाहिए, सॉल्ट से रिएक्शन करने का क्या मतलब? तो इसका उत्तर यहाँ पर है, इसीलिए टॉपिक बनाया। अब जरा देखो दूसरी चीज क्या है, दैट इज, अब देखो नाउ एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स का मतलब है दो सॉल्ट्स which are made by mixing। किनको किनको मिक्स किया? जब एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बेसिक हो तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड, और प्लस दूसरा क्या ले लो, वीक बेस। कहने का मतलब है कि जैसे मेरे पास एक ऐसा सॉल्ट है, चेक करो कि एसिडिक सॉल्ट हो, वीक बेस से बना हुआ हो। अगर मैं HCl ले लूं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक बेस, मेरा कहने का मतलब है NH4Cl ले लो, तो तुम्हें पता चल रहा है कि NH4 से क्या बनेगा और Cl से क्या बनेगा, बताओ।
NH4 से बनेगा NH4OH बनेगा, NH4OH, और Cl से क्या बनेगा? अच्छा मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी डालने पे टूट गए, किस में टूटेगा बोलो? ये NH4 में टूटेगा और किस में टूटेगा? Cl में। यही दो चीज तो, तीसरी तो है ही नहीं ना। फिर से समझो, मान लीजिए यहां तक की बात हो गई। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया बोलो? मैंने NaCl को पानी में डाला। NaCl कैसा सॉल्ट था बताइए? NaCl क्या ये न्यूट्रल सॉल्ट था? ये बात करो, कैसा सॉल्ट था? पानी में डालने पे ये Na+ में टूटा और किस में टूटा? Cl- में। अच्छा वाटर में कहीं कहीं एक दो होंगे, थोड़ा बहुत रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं। जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें भी तो 10⁻⁷ पर मोल रहते हैं कि नहीं? अच्छा ये इनसे कह रहे हैं कि अब आ गए हो तो हमको ले लो। ये कहते हैं हम नहीं लेते, हम राजा लोग हैं, हम तो एक बार हम आयंस में रहते हैं। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? तो क्या ये इनके साथ एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। Na+ अगर वाटर में रहेगा तो Na+ के ही फॉर्म में रहेगा। Cl- वाटर में रहेगा तो क्या किसी से कंबाइन करेगा? उसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूट लिया है, हाइड्रोजन को गेट अवे कर दिया है। अब क्या, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया राजा की तरह, वो इसको जाओ ले जाओ। तो अब ये भी नहीं लेने वाला है। तो क्या ये अब इनको ये लोग इंटरटेन करेंगे पानी में कि नहीं? कहेंगे तुम लोग अपना रहो, हमें नहीं लेना है। तो जितने H और OH पानी में थे उतने ही तो रहेंगे। अच्छा यहाँ स्थिति दूसरी है, ये इसमें टूटे, तुमने अमोनियम क्लोराइड या नौसादा डाला, अमोनियम क्लोराइड 9 में पढ़ा है ना, सब्लिमेट करता है। पानी में क्या थोड़े बहुत रहे होंगे? क्या रहे होंगे बोलो? H+ रहे होंगे, OH। ये बेचारा इतना हाइड्रोफोबिक है, ढूंढ रहा है OH, घूमता घूमता कहता अरे मैं तो वीक बेस हूँ, कहाँ फंस गया, हमको तोड़ के रख दिया। तो ये इसके साथ तुरंत कंबाइन कर जाएगा। तुम्हें मालूम है 1 लाख में एक टूटता है, और तुमने पूरा अमोनियम क्लोराइड ही तोड़ के रख दिया। ये कहाँ ढूंढेगा? जहां जहां भी OH मिलेगा ढूंढ ढूंढ के कंबाइन करेगा। इसकी टेंडेंसी वीक बेस की है। ये 99,999 कंबाइन कर जाएंगे, एक रहे तो सारे OH खत्म हो गए। ये तो ढूंढ ढूंढ के कंबाइन कर गया, बचा क्या? Cl बचा और H+। तो जब H+ बच जाएगा जिस सोल्यूशन में और OH इससे कंबाइन हो जाएगा तो क्या वो एसिडिक नहीं होगा? और इस वजह से ये सॉल्ट कैसा हो गया? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब इनका कॉम्बिनेशन देखो कि ये चीज मैंने कहां से ली बोलो? फ्रॉम वाटर। ये चीज तुमको सुनील समझ में आई कि जैसे इसको इसमें डाला, ये इंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं। इंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो किसी ने किसी से कंबाइन ही नहीं किया और ये न्यूट्रल बना रहा। कैसा बना रहा? फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि CH3COO NH4, CH3COO क्या कहलाता है बोलो? एसीटेट आयन। क्या कहलाता है? एसीटेट आयन। और NH4 क्या कहलाता है? अमोनियम आयन। अच्छा इनको मैंने पानी में डाला, सॉल्ट की तो ये उसका फर्ज है कि पानी में डालते ही टूट जाए, क्योंकि इसीलिए वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। टूटेगा तो टूट तो गया, और पानी में पहले से क्या उपस्थित थे? वो थे ही, लेकिन इसमें स्थिति अलग अलग है। देखो जरा इन दोनों की स्थिति देखिए सुनील, ये भी ढूंढ रहा है अपने साथी को, वो भी कह रहा हूं कहां फंस गए, जल्दी जल्दी H+ ढूंढो। NH4 अपने चक्कर में लगा, कह रहा मैं तो दुर्बल छार था, और ये कह रहा मैं दुर्बल अम्ल हूं, मुझे तो मिल के रहना, मैं बड़ा दुर्बल हूं। आइए मैं वीक एसिड, आइए मैं वीक बेस, मुझे तो कंबाइन ही आना है। ढूंढ ढूंढ के सब मिल मिला गए, तो जितने H+ इधर कंबाइन हुए उतने OH उधर कंबाइन हो गए। वहां कंबाइन नहीं हो रहे थे इसलिए न्यूट्रल है, और यहाँ कंबाइन हो गए इसलिए न्यूट्रल। बोलो बात समझ आ गई? बात तो समझ आ गई ना? वीक है तो ये कंबाइन हो जाएगा, सॉल्ट तो टूट जाएगा लेकिन पानी में जाते ही फिर से कंबाइन हो जाएगा। और अब ये दो किसमें बदल जाएंगे? एक वहां पर एसिटिक एसिड बन के रहेगा और एक क्या रहेगा? यहाँ बात अलग है हर्षिता, जो वीक है वही कंबाइन करेगा। तो बोलो NH4 कंबाइन कर जाएगा Cl-, ये तो ठीक है, उल्टा टाइप नहीं करेगा। तो फिर क्या आंसर आया बोलिए? NH4OH बन गया, Cl- aqueous बन गया और H+ रहा। बोलो बात समझ आ गई? Cl
Cl की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इट इज वेल कंफर्टेबल बाय स्नैचिंग, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ ही पूरी तरीके से मजे में। इट इज स्टेबल, स्टेबिलिटी यानी जो चार्ज का डिस्पर्सन डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी, उसकी वजह से ऐसा है, बड़ा है, आराम से निगेटिव के साथ है, और इसके अंदर के 17 प्रोटॉन खींच रहे हैं जम के, जिससे लूटा है उस माल को जम के एंजॉय कर रहा है। ये अब ना किसी को देने वाला है, एच आ जाए तो ले लो, से कह रहा नहीं जाओ हम किसी से देंगे, इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग। समझ में आई बात कि नहीं? अब अगली बात देखो, तुम्हें NH4Cl के बारे में समझ में आ गया? कुछ चीजें तुम्हें बतानी है, मैं एसिड्स के नाम लिख रहा हूँ, ये बताना है उसमें एसिडिक साल्ट्स कौन कौन से हैं। मान लीजिए कि NH4 NO3, इसका नाम बताओ प्रदीप शर्मा। स्नेहा, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में देखो, और देखो दैट इज वीक बेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अमोनियम क्लोराइड लिख दिया है, फिर से समझो, अमोनियम सल्फेट भी लिख दिया है, तो ये किससे बनेगा? NH4OH। ये सब MCQ क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, तुमको पहचानना है, सिर्फ पहचानना है कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेस है। ये HNO3, ये बताओ NH4OH, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से एसिडिक सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। तो एसिड क्या करेगा? वो H+ नहीं लेगा, जो वीक बेस है वो कंबाइन करके सारे H+ को गबन कर देगा, खत्म कर देगा। अब H+ ही बचा रहा तो क्या सॉल्ट एसिडिक नहीं हो जाएगा? अगली बात देखिए, तीसरा काम देखो, तीसरा काम है इसका जवाब, दैट इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? द सॉल्ट मेड बाय मिक्सिंग, किसको किसको मिक्स कर दिया जाए, दैट इज वीक एसिड प्लस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया जाए। अच्छा, जैसे मैं कोई वीक एसिड उठाऊं, ऐसा कोई सॉल्ट बनाओ CH3COO, ठीक है, ये वीक एसिड है, और Na के साथ लो, NH4 के साथ मत लो, किसके साथ लो? दैट इज Na। ये तो वीक एसिड और वीक बेस का है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। जरा देखो पानी में क्या काम कर, पानी में डाल दिया, क्या होगा बोलो? पानी में तो टूटना ही है, इलेक्ट्रोलाइट तो सारे सॉल्ट्स होते हैं। अच्छा, इसका नाम हर्षिता क्या है? आप नाम बताना, नाम बताओ तो काम मिले, वहां देख के बताओ। वंदना आप बताओ। एसीटेट आयन भी देखो ना, दोनों चीज देखोगे। अब तुम एसीटेट आयन को हाइड्रोक्साइड आयन समझ रही हो, तो मिमिक मत करो, हाइड्रोक्साइड आयन अलग होता है और एसीटेट आयन अलग। सोडियम ये और एसीटेट आयन आपके लिए लिखा था, तो क्या नाम हो गया? सोडियम एसीटेट। अब देखो, सोडियम एसीटेट को किस में डाला? वाटर में, तो क्या होगा? CH3COO माइनस बना, Na+ बना, और वहां और कौन कौन लोग थे पानी में? बहुत थोड़े रहे होंगे, लेकिन थे तो, है ना। 1 in 10⁻60 एक H2O टूटता है इतने में से, इतना ही है बस। उसी को 10⁻⁻7 कहा जाता है, क्योंकि इतने में इतना, तो 10⁻23 में कितना, उसके बेसिस पे 1 मोल में कितना, वो निकाला जाएगा आगे की क्लास में, कभी कराएंगे। ये समझ आया? बताओ कौन अपना साथी ढूंढेगा पलक? इन दोनों में ये पक्का कह रही है स्ट्रॉन्ग है, क्यों ढूंढेगा? इनको चीजें क्लियर है। बोले जब स्ट्रॉन्ग एसिड तो अकेले रहना चाहेगा, वो दे दिया। मेटल का राजा सबसे ऊपर, बहुत बड़ी बात कही। स्ट्रॉन्ग का मतलब ही क्या है? उसने OH निकाल दिया। अब OH कहीं भी जाए वो खतरनाक तरीके से काम कर रहा है। अगर कंबाइन कर लिया होता तो क्या स्ट्रॉन्ग होता? NaOH इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, OH को उसने भगा दिया पानी में, तो OH अपना खेल कर रहा है। HCl इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, उसने सारे H+ उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और H+ बना के निकाला, जाओ निकल जाओ, गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए HCl स्ट्रॉन्ग। तो अब इसमें कौन कंबाइन करेगा पलक? CH3COO, क्योंकि ये वीक है,
बोलेगा 1 लाख में मैं सिर्फ एक ही टूटूंगा, बाकी जुड़ के रहूंगा, तो वीक हूं। तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनाएगा बताओ, CH3COO। और वहीं पर Na कहेगा मैं तो नहीं कंबाइन करता, मेरा नेचर ही है कि मैं अलग अलग रहूं, मैं कोई वीक बेस थोड़ी हूं कि कंबाइन कर जाऊं। पानी में तो मैं 100% डिसोसिएट होकर रहूंगा, एक भी नहीं जुड़ूंगा। और ये कह रहा है 1 लाख भी मैं जुड़ जाऊंगा, एक आध छोड़ दूं तो छोड़ दूं, 1 लाख में एक ही छोड़ू, सही है। तो बोलो नेट लास्ट में तुम्हारे हिस्से में क्या आया, OH आयन। जब लास्ट में OH आयन बचा तो ऐसा सॉल्ट कैसा होगा पानी में डालने के, ऐसा सॉल्ट कैसा होगा जिसके लास्ट में तुम्हारे हिस्से में H+ आयन आ जाए। इसमें लिटमस डालते ही कलर रेड हो जाएगा, इसमें लिटमस डालते ही कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये कैसा सॉल्ट हुआ बोलो, और ये कैसा सॉल्ट हुआ, बेसिक सॉल्ट हुआ। मान लो तुमको सॉल्ट बहुत सारे दिए हैं, अब तुमको पहचानना है इसमें कौन सा एसिडिक सॉल्ट है कौन सा बेसिक सॉल्ट। सो नाउ सेग्रीगेट, ठीक है, सॉल्ट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर नेचर। अब मुझे ये बताओ कि Na2CO3 कैसा सॉल्ट है, वहां पे उसका जवाब भी ढूंढना है। Na क्या है, दैट इज NaOH, और ये क्या है H2CO3। बोलो कार्बोनिक एसिड क्या है, हम लोग पेप्सी सभी पीते हैं, तो क्या ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड। ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, ये बेसिक था तभी एसिड से रिएक्ट कर गया, ये कैसा सॉल्ट पाया गया, ये NaOH का है, और ये किसमें है H2CO3। फिर देखो, फिर से ध्यान दो श्रेया, ये इन दोनों से बना लिया। अब जो स्ट्रांग हो उसको अलग अलग कर दो, बोलो तुम लोग अलग अलग रहो, तुम स्ट्रांग हो, इनको ना अलग करना, बोलो तुम साथ में रहो, तुम कहाँ अलग होगे, गिरा जाओगे, वो बन गए, यहीं पे कर लो, ये समझ लो ना यार। Na को पहले NaOH बनाया, इसको अलग अलग कर लो, और जो वीक है उसको जुड़ा रहने दो, उसको कुछ थोड़ी ना करो, वीक से कहो भैया तुम जुड़े रहो। बोलोनेट में क्या आ गया, तो बेसिक हुआ कि नहीं, बेसिक है तो वो इससे H+ से रिएक्ट कर जाएगा, और ये NaCl से कर जाएगा। NaCl बनता है कि नहीं, इसीलिए होता है। मेटल कार्बोनेट से क्यों रिएक्शन होती है, इसीलिए तो होती होगी। तो Na2CO3 आदित्य, ये कैसा सॉल्ट है, फिर से समझो। तुमको अगर ये तुम्हें जानना है कि Na2CO3 बेसिक क्यों, Na2CO3 इसको तुमने वाटर में डाला तो Na क्या होगा, Na रहेगा, NaOH से बना हुआ है, और ये किससे बना होगा, दैट इज H2CO3। किस, देखो इसमें OH दो, और इसमें क्या दो, H+। ये चीज है, पानी में जाएगा, इन लोगों के लिए वहां ऑप्शन है, OH भी है, ये भी है, पानी में सब है, पानी में जाएगा इनको मिलेगा, ये जाके कंबाइन कर जाएगा, कहेगा नहीं हमको तो साथ ही चाहिए। कुछ बाराती जाते हैं वो सीधा प्लेट पे ही टूटते हैं, और कुछ जयमाला देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो ये प्लेट में टूटने वाला देखिए जाएगा, थाली चाहिए इसको, और ये अलग रहेगा, नहीं थाली में नहीं चाहिए। तो जो अलग रहे उसको अलग रख दो, और जो साथ है उसको कंबाइन ही कर दो, शुरू में ही कंबाइन कर दो, तो बाकी क्या बनेगा, NaOH को अलग रख दो, उसको कंबाइन, वीक वाले को कंबाइन कर दो। वीक अपना जैसे जो वीक है वो अलग नहीं रह सकता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, आयनिक फॉर्म में रह ही नहीं सकता, वो जुड़ के रहेगा। अगर NH4 वीक है तो OH के साथ जुड़ गया NH4, सही है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस हमें कुछ चीज़ें आपसे पूछनी, वो बताओ हमें तैयार, इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा सॉल्ट कैसा है, इसी की मदद का यही क्वेश्चन आएगा। अभी तक जो करा है कुछ नहीं आएगा, ये आएगा, इसमें तुमको छांटने को आएगा कि एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट, सही। अच्छा नाउ अब देखो, सॉल्ट होते क्या है, मेटल कैटायन और नॉन मेटल है, तभी होगा। HCl कोई सॉल्ट नहीं है, H में मेटल कैटायन ही नहीं है। Salts are formed by mixing of the compound chemical substance formed by mixing of acid and base also. जो अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से बनाए जाए वे ही लवण कहलाते हैं। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, एसिड और बेस को मिलाओगे और वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अंडर द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। बोल बात समझ आ गई, अभी लिखा देंगे सॉल्ट होते क्या। अच्छा अगली चीज देखो,
दैट इज NaCl। सर जो NaOH होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो फिर वो बेसिक होता है। क्या सर जो NaOH होता है वो स्ट्रॉन्ग से वो आगे में फिर कभी प्लस हो जाता है कभी पीछे में माइनस हो जाता है। सवाल क्वेश्चन बताएं क्या चीज़ है। अब देखो NaOH पहली बात तो सॉल्ट नहीं है, इससे तो तुम एग्री करती हो कि नहीं? चलो इससे पहचान भी नहीं आता कैसे क्या सॉल्ट है मतलब एसिड होगा कि बेसिक होगा कि ये बता दे। देखिए सॉल्ट्स के बारे में देखो, अब नेचर पहचानो। पहली बात तुम ये देख लो कि एसिड्स दो तरीके के हैं, अभी फिर से बता दें। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड में दो ही रखो, CH3COOH और H, और एक HF को भी रख लो। यहाँ कौन कौन से रखोगे? दैट इज HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr। सही है? इतनी बात समझ आ गई? अब देखो बेस के बारे में देखो, बेस भी दो तरीके के, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। वीक बेस के दो एग्जांपल बताओ, सुनिए। बोलो, अब तो तुम्हारा एग्जाम हो गया, तुम बताओ। आप बोलो हर्षिता, वीक बेस के दो एग्जांपल बताओ। वीक बेस की बात करो अदिति। सॉल्ट MgOH और बोलो। MgOH ये वीक बेस है। ये चीजें तुम्हें पहले की तुमने रियाज ही नहीं की, तभी तो दिक्कत हो रही। तुमको मालूम ही नहीं वीक बेस कौन सा है, तुम ये दो चीज बता ही नहीं पाई। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा है, ये चीज तुम्हें याद रखनी होगी, तभी बात बनेगी। जब तुम इसे पहचान ही नहीं पाओगे तो तुम क्या पता लगाओगे कि कौन सा क्या है। अब ये चीज तुम्हारे सामने लिख दी गई है, इनके आधार पर देखना। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल कर देना, दोनों ही वीक हैं तो भी न्यूट्रल कर देना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक कर देना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक कर देना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इफ बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो अब इसमें सेग्रीगेट करो, तो सेग्रीगेट करें। चलिए द सॉल्ट्स NaCl, Na2CO3, NaHCO3, ये भी इसमें आप ये कह सकते हैं H2CO3 भी आएगा। और कौन सा आएगा? H2CO3 से आएगा, और साथ में H2CO3 NaCO3 इसी में आएंगे, है ना? बाइकार्बोनेट आयन भी इसी में आएंगे। और बताइए, दैट इज CaCO3, MgNO3 whole twice, CH3 COONA, CH3 COOMg। ये चीज हो गई, ठीक है? अब इस तरीके से एक एक करके बताइए। सुनील आपसे थोड़ा शुरू करते हैं, ये किसका किसका मिक्सचर है? सोडियम। मतलब आप ये बताना ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। NaCl कैसा होगा? सर ये वीक बेस है। हाँ तो तुमको बताओ, ऊपर से देख के ही बता लो ना, देख के बताओ, तुम्हारे लिए लिखा है। बोलो इंद्रजीत, जब मैंने लिखा है कि NaOH स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो तुम कह रहे हो वीक बेस है। देख के बताओ। ठीक है भाई, 4 दिन से आपने नहीं पढ़ा, अब तो देख के बताओ। NaCl के बारे में बताओ। NaCl किससे किससे मिलके बना है? मेटल के टाइम में OH लगाओ और इसमें ये लगाओ, तो ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा? सही है? इस चीज को देखो, अभी हर एक से एक एक पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सॉल्ट कैसा हुआ? न्यूट्रल। वंदना, Na2CO3 ये किससे किससे मिलके बना है और वो क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। बताओ क्या क्या लिखे? यहाँ पे लिखेंगे NaOH हाँ प्लस H2CO3। सही है। अब आपने बताया NaOH और क्या बताया? H2CO3, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग
ये है ये वीक एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है, थोड़ा थोड़ा आदित्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा बताओ, अब इसका नेचर बताओ, ये कैसे सॉल्व होगा? ये होगा एसिड। सही कह रहे हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक बता दे। जो चीज स्ट्रॉन्ग है वंदना उसी के नाम पे बताती है। तुमने बोला भाई सर आपने कहा जो चीज स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, उन्होंने बेसिक सॉल्व बता दिया। इसका मतलब वंदना को समझ में आ रहा है। न्यूट्रल सॉल्ट। एक वंदना से और पूछे जब ये इतना ही समझ गई है। चलो नाउ NaHCO3 वंदना। So strong base हाँ बोलो, नाम बताओ। और वीक एसिड। बताओ, इस पे H प्लस लगा दो, इस पे OH लगा दो। NaOH हाँ प्लस H2CO3। हाँ, ये क्या क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो सॉल्ट कैसा हुआ? बेसिक तो चूंकि जो बेस बड़ा है तो ये कैसा सॉल्ट हुआ? बेसिक सॉल्ट। एक सुनील से और पूछेंगे ना, CaCO3 के बारे में बताओ। सर स्ट्रॉन्ग नाम बताइए स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये। भाई, नाम बताओ। CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस और H2CO3। H2CO3। अब बताओ। सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है हाँ, और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक वीक एसिड। तो ये कैसा सॉल्ट हुआ? बेसिक सॉल्ट हुआ। यस सर। अब एक और बताओ, CaCl2। CaCl2 इंद्रजीत आप बताओ। सर CaOH ट्वाइस और HCl। आप बताइए, वीक बेस बताइए। तो स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ी चीटिंग करो, देखो यहाँ से। हाँ बोलो। सर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस बेस और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कैसा सॉल्ट हुआ? न्यूट्रल। अच्छा बताया है तुमने, न्यूट्रल। CH3 COO होल ट्वाइस Ca। दिव्या बताओ। इसको अलग अलग तोड़ो। और सही है, बोलो। सर ये वीक एसिड है हाँ, और वो स्ट्रॉन्ग बेस कैसा सॉल्ट हुआ? बेसिक। तुम तो जानती हो बेसिक सॉल्ट। एक और देखें, जसमिता बताना है आपको। कैल्शियम नाइट्रेट CHCaNO3 होल ट्वाइस। बताओ ऐसे तुम कर रहे। लक्षिता आप बताओ। सर CaOH होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस HNO3 HNO3। बोलिए। सर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या हुआ? न्यूट्रल। CH3 COONH4 अंकुर राज। NH4OH OH प्लस CH3 COOH। CH3 COOH प्लस NH4OH। बताइए। CH3 से वीक एसिड हाँ, प्लस वीक बेस वीक बेस कैसा होगा? न्यूट्रल। तो सभी तरीके के हो गए। बेसिक भी हमने बता दिया क्या, एक न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। ठीक है, एक और बता दो, NH4Cl। ज्योत्सना बताइए। तो क्या होगा? अच्छा बताया। अब थोड़ा समझ में आया कि यदि कुछ पूछना तो पूछ लो। आ गया ना, इतना ही करना। ये चार्ट अगर है दिमाग में तो कर ले जाओ।
तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसी को तुम्हें करना होता है कि ये क्या है। समझ में आ गया ना? इसको थोड़ा तैयार कर लेना, काम आ जाएगा ना। अब देखो कि एक बार एक्सरसाइजेज में आओ। थोड़ा तो अभी 1 घंटे का ही क्लास बचा है, 1 घंटा भी इसमें और टाइम लगेगा। कभी देख के परसों करके करा देंगे, साइंस के एग्जाम जल्दीबाजी में नहीं कराना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा चैप्टर ही। इसी से संबंधित क्वेश्चन मैं 10 मिनट में सिखा देता हूँ। एक्सरसाइज में आओ जरा। दिव्या पहला सवाल पढ़ो जरा। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, कितना होगा बताओ? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। 10 हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। सेकंड क्वेश्चन जस्मिता, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग सेल्स, और जिससे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मान लीजिए आपने इसमें अंडे का चूरा डाल दिया और कोई सॉल्यूशन, ये तुम्हें मालूम है CaCO3 होता है अंडे का क्रश्ड एग सेल्स, इससे कौन रिएक्शन करेगा? HCl कर देगा और फिर क्या बना देगा? HCl प्लस Ca, दैट इज CaCl2 और CO2 और, सही है? ये तो तुमको पता चल गया। अब क्या पूछा जा रहा था? To give a gas that turns lime water milky, the solution contains B. इसका आंसर क्या होगा? तीसरा सवाल देखें। आयुष 10 ml NaOH लिया और 8 mH HCl लिया और न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। 10 ml क्या किया? NaOH और 8 ml क्या लिया? HCl। इसका मतलब है वैसे दोनों 10-10 न्यूट्रलाइज करने चाहिए। इसका मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सब बहुत गाढ़ा होगा, तभी तो न्यूट्रलाइज कर ले रहे हैं। इक्विमोलर मतलब ऐसा नहीं है, ये बहुत पतला है, डाइल्यूटेड है, तो गाढ़ा वाला भी इसको कर, लेकिन इस रेशो में ये कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर दे रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। अगर मैं ये 20 ml लूं तो ये कितना लगेगा? यही पूछा गया। मान लो इसे आप डबल लेते हो, 2 ग्लास ले लेते हो, तो ये कितना लगेगा? क्योंकि दोनों का इक्विमोलर लगेगा। आगे देखो, ml से मतलब नहीं है, उसमें H+ और OH आयन सेम होने चाहिए। पानी तो कितना भी कोई डाल दे। अगला देखिए, 4th सवाल है। सीता, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर इंडाइजेशन? खाना तुम्हें पच नहीं रहा है तो कौन सा लोगे? बताओ। एंटासिड ले लेंगे, यानी पेट में इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जलन हो रही है, तो हमें क्या ले लेना चाहिए? डाइजीन, NO C ले लो। तुम तो अच्छा बता रहे हो। एंटासिड। 5th क्वेश्चन देखो, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। 5th क्वेश्चन क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, तो बताओ जिंक ग्रेन्यूल से जरा H2SO4 की रिएक्शन तो कराओ, ज्योत्सना कराओ जरा। सही है, ZnSO4+H2, सही है। नाउ श्रेया, dilute hydrochloric acid reacts with magnesium ribbon। तुम तो अच्छा बता देती हो। आप बोलो आयशी। हाँ, तुम तो अभी तक स्ट्रगल कर रही हो, 9th टाइप पढ़ाई करती हो। हाँ? लोग तो 10th में आ गए, तुम 9th टाइप अभी पढ़ रही हो। नाउ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड श्रेया विद एल्यूमिनियम पाउडर, बताना नहीं कोई। एल्यूमिनियम पाउडर से सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। बैलेंस भी करो, बैलेंस करिए। सही है। एक और बताओ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फाइलिंग।
HCl प्लस थ्री ना लगाओ, उसके ऊपर वाला 2 वाला है, नीचे वाला 3 वाला है ना, 2 जगह Fe आता है ना उस सीरीज में रिएक्टिविटी से, तो ऊपर वाला 2 वाला लगाओ। FeCl2 प्लस, अब इसको बैलेंस कर दिया। आगे देखिए, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। आयुष, ये जो C2H5OH है और ग्लूकोज है, तो इन सबको आप कैटेगराइज नहीं करते हैं। दीज आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वाटर में डिसोसिएट नहीं होते। Yes. These remain in molecular form. ये किस फॉर्म में रहते हैं? Molecular form in water and do not dissociate. ठीक है? Even these are not electrolyte. ये चार्ज कैरियर है ही नहीं, तो पानी में जब डिसोसिएट नहीं करेंगे और एक्सप्रेस आयन नहीं देंगे तो हम इन्हें एसिड क्यों कहें? तो ये कैसे हैं? Remain in molecular form. इन वाटर, वाटर में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। एंड डू नॉट डिसोसिएट, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कैसे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सो आर नॉट कंसीडर्ड एज एसिड। अगला देखो, why does distilled water not conduct electricity while rain water conducts? So distilled water तो नहीं करता और rain water करता है। Distilled water is pure water। मर्जी हो लिखो पुअर इलेक्ट्रोलाइट वरना नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बताया 10 to the power 6 में एक होता है, तो ये इससे। सो डिस्टिल्ड वाटर क्या है? जो तुमने कुकर में से भाप निकली उसको ठंडा करके इकट्ठा करो, टप 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 गिरेगा, वही डिस्टिल्ड वाटर। भाप निकल रही है, उसको ठंडा करके इकट्ठा करो। तो डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या है? is non-electrolyte। ये non-electrolyte है and do not contain। जब मैं do not contain कह रहा हूं तो बहुत थोड़ा ही contain कर रहा है, H+ and OH ions। so इसलिए क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर में अगर तुमने थोड़ा कहीं पर तार इलेक्ट्रिसिटी वाला रखा भी है तो कुछ नहीं है, खतरा नहीं है। so it does not conduct electricity। चार्ज कैरियर ही नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुमको, जैसे रेन वाटर है तो उसमें सल्फेट आयन होगा, ऑन अदर साइड कार्बोनेट आयन होगा। वो सब एसिडिक रेन में नहीं बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ऑन अदर साइड रेन वाटर contains several mineral ions, इन एडिशन टू H+ आयन। वो वही खेल है जो सॉल्ट में देखने को आ रहा है, H+ छूट जाता है, OH कंबाइन कर जाता है, वही सब खेल हो रहा है। तो वो एसिडिक रेन इसीलिए तो बनती है, सब लोग OH से कंबाइन कर लेते हैं, अपना खेल कर देते हैं, छूट जाता है। तो इट कंटेन्स सेवरल आयंस। कौन कौन से होंगे? एसिडिक रेन हो सकती है, कुछ H+ भी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत है और कार्बोनिक एसिड गिर रहा है, तो ऐसे में कई बार स्किन का इरिटेशन हो जाता है। तो पहली बारिश में बहुत सारा डिजॉल्व हो जाता है, CO2, सल्फेट आयन, ऐसे बहुत सारे आयन होते हैं। तो ये क्या करते हैं बोलो? नाइट्रेट आयन, ये सब तो होते ही हैं। सो ये क्या कर रहे हैं? दीज आर चार्ज कैरियर्स। ये सब क्या है? चार्ज कैरियर्स का ही तो दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो लाइट का मतलब होता है कैरियर। सो दीज कंडक्ट, इसलिए ये क्या करते होंगे? इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अगला सवाल देखें, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर?
वाटर क्या करता है? वाटर डिसोसिएट्स एसिड्स इनटू कैटायंस एंड एनायंस, और ना हो तो HCl किस फॉर्म में रहे बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहे। मॉलिक्यूल में तो H+ नहीं होते हैं, तो इसलिए इन एब्सेंस तुमने देखा था कि ड्राई लिटमस पेपर था और उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि इन एब्सेंस ऑफ, देखिए लिखो एसिड्स आर कंसंट्रेटेड एसिड्स, ये क्या होते हैं? आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। जो सांद्र अम्ल हैं वे आणविक अवस्था में होते हैं और जल के साथ संपर्क आने पर ये आयंस में विघटित हो जाते हैं। देखो लिखो इस चीज को, क्या लिखोगी? कंसंट्रेटेड एसिड्स, ये क्या है? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर इन नेचर, ठीक है। इन कांटेक्ट ऑफ वाटर क्या होगा? इन कांटेक्ट ऑफ वाटर इट डिसोसिएट्स into H+ आयन एंड सम एनायन। वो कुछ भी हो सकता है, कौन सा एनायन होगा? Cl होगा तो Cl- होगा, सल्फेट होगा तो सल्फेट आयन होगा, नाइट्रेट होगा तो नाइट्रेट हो जाएगा। बाकी तो और भी है, फ्लोराइड आयन, एसीटेट आयन, न जाने कितने तरीके के आयन, न जाने कितने तरीके। ये H+ तो होगा, एसिड है तो H+ भी होगा, पानी में आते ही टूट जाएगा। और वरना H2SO4 भी मॉलिक्यूल है। H2SO4 देख लो, H2SO4 इस तरीके से है, H2SO4 पूरा मॉलिक्यूल है। अभी तुम लोगों को कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल का नेचर है, कुछ भी नहीं है बिना मॉलिक्यूल के, सब मॉलिक्यूल है, लेकिन पानी में आते ही टूट जाएंगे। और फिर क्या होगा? एंड सम एनायन। नाउ दिस H+ आयन रिलीज्ड विल शो एसिडिक कैरेक्टर, बाकी से नहीं मतलब H+ होगा, सही है। HCl टूट गया तो H+ तो है। These H+ आयन will show, क्या दिखाएंगे? एसिडिक कैरेक्टर्स, यही चीज पूछी गई। अब जरा 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन क्या है कि 5 तरीके के सॉल्यूशन सरोज तुमको दिए गए हैं। कौन कौन से तरीके के दिए गए हैं जरा देखो ना। देयर आर pH वैल्यू, pH 4 है, 1 है, 11 है, 7 है, 9, ये 5 तरीके से। आप मुझे बताइए, और ये सभी लिस्टेड हैं ABCDE, तो क्या आप मुझे बताएंगे इसमें से न्यूट्रल कौन सा है? दैट इज D। इसमें बताइए स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा है? ठीक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, दैट इज B। ये बताओ वीकली एसिडिक कौन सा है? वीकली एसिडिक 4। अच्छा और बताओ वीकली अल्कलाइन? क्या वीकली अल्कलाइन? देखो अभी देखेंगे, वीडियो सही बता रही, बिल्कुल बढ़िया चीज बताई, दैट इज बी। और अब स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन बता दो सरोज। पूरे सही बताया, सही है ना? ठीक, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, अल्कलाइनिटी बढ़ती चली जाएगी। 10th क्वेश्चन देखिए कि equal lengths of magnesium ribbon is taken in A and B। दोनों की इक्वल लेंथ ले ली और एक में HCl डाल दिया और एक में क्या डाल दिया? एसिटिक एसिड। तो पूछा जा रहा है किसमें ज्यादा विगर आएगी, तो इसमें रिबन डाल दिया दोनों में, एक में HCl डाल दिया और एक में ये डाल दिया। चेक करो ना। और ये जो रिबन है ये किसका है? Mg का। अब आगे क्या पूछ रहा है?
टेस्ट ट्यूब ए में क्या डाला गया है? HCl, और बी में क्या डाला गया है? Added. Amount and concentration are same. In which test tube fizzing will occur more vigorously? In test tube A, fizzing will occur more vigorously. ऐसा क्यों होगा? Because as HCl क्या है? Is strong acid. It will release more anions. बहुत सारा एनायन प्रस्तुत करेगा, तो Mg के साथ सब रिएक्टर के Cl2 बन जाएंगे। As ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट विल डिसोसिएट 100%। ये क्या होगा? विल डिसोसिएट 100% एंड रिलीज लॉट ऑफ एनायन। क्या करेगा? लॉट ऑफ एनायन भी निकालेगा, फिर H2 भी निकलेगा ना। जो विगर है या बुलबुले, एफरवेसेंस तो H2 के हैं। तो बोलो अगर Mg से HCl ने रिएक्ट किया और वाटर भी है, HCl का तो सोल्यूशन है ना, तो वास्तव में MgCl2 बनेगा और H2 बनेगा एंड रिलीज लॉट ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या लिखोगे? और जो टूटना ही ना चाहता हो, अगर तुमने कहा एसिटिक एसिड से वो बेचारा टूटने को ही नहीं तैयार है, टूटोगे नहीं तो हाइड्रोजन गैस कहां से निकालोगे? वो टूट ही नहीं रहा है। कर हम लाख में एक टूटेंगे, तो एक हाइड्रोजन निकाल के क्या होगा? मान लो जो कुछ थोड़ा बहुत Mg बनाएगा तो उसे मैग्नीशियम एसीटेट कहेंगे। इसकी 2 की वैलेंसी इस पे लगाई, एक किस पे लगाई, और उसका नाम क्या कहा गया? मैग्नीशियम एसीटेट। H2 बनेगा, लेकिन वो H2 बहुत थोड़ा होगा। कोई चीज एसिटिक एसिड क्या लिखेंगे? एसिटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट पार्शियली और फीबली डिसोशिएट so release less hydrogen gas, so releases less H2 gas। देखो लास्ट एक और क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बताओ मिल्क अगर कर्ड में बदल जाएगा तो क्या होगा? फ्रेश मिल्क एज pH कितने का है? ऑफ 6 when it is curd, यानी converts into curd। It becomes कर्ड में स्ट्रेप्टो को वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया खूब एसिड डालते हैं, खूब एसिड, तो बोलो ये फॉल हो जाएगा और इसका पीएच की बढ़ जाएगा। वो अपनी ग्रोथ करते हैं तो उन्हें खूब एसिडिक मीडियम चाहिए, बहुत मुंह से एसिड ही एसिड निकालते हैं। तो इट बिकम्स मोर एसिडिक, और जब ज्यादा कोई चीज एसिडिक हो जाती है तो क्या होता है? बोलो। सो इट्स पीएच विल फॉल, ज्यादा एसिडिक हो गया, will fall below 6। 5, दही का पीएच 5 है, और खट्टी हो गई 4 दिन पुरानी, अब कढ़ी बनाने टाइप हो गई, फिर 4 ही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो एक मिल्कमैन है, तो वो क्या करता है? मिल्कमैन क्या कर रहा है बताइए? बेकिंग सोडा डाल दे रहा है। तुम्हें मालूम है बेकिंग सोडा एसिडिक है कि बेसिक? हम लोग एंड एसिड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे बताओ, ये जो NaH बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? अच्छा ये NaOH है और ये H2CO3, अभी वंदना ने बताया था कि नहीं थोड़ी देर पहले। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? वीक एसिड। और इस वजह से ये कैसा सॉल्ट हुआ? तो जो चीज बेसिक सॉल्ट है, अगर मान लीजिए तुमने इसे दूधिये ने इसको डाल दिया बेकिंग सोडा को, तो क्या होगा?
बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को डाल दिया तो क्या होगा बोलो? तुमने दूध का पीएच 8 कर दिया। अब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उनको मीडियम ही नहीं मिल पा रहा, वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, वो शाम तक शान से दूध बेचता बिना उबाले। हम तो 3 दिन रखे उसका दूध तो फटा नहीं, उसको तुम ऐसे ही रख दो फटेगा नहीं, क्योंकि उसने पीएच बेसिक में शिफ्ट कर दिया। अब बोलो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या ग्रो कर पाएंगे? अब ग्रो ही नहीं करेंगे तो दही क्या जमेगी? ऐसे दूध में दही जमाने से अच्छा है बाहर से दही खरीद लो, उसके दूध में दही कभी जमेगी नहीं। अगर तुम्हें 1 लीटर में जमाना है तो 300 ग्राम दही चाहिए जामन। तो क्या लिखा है, पूछो उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ए मिल्कमैन एड्स, मिल्कमैन ने क्या किया? मिल्कमैन एड स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या करता है बोलो? ऑफ बेकिंग सोडा, किसमें ऐड करता है? इन मिल्क टू शिफ्ट इट्स पीएच, शिफ्ट इट्स pH from acidic to basic। एसिडिक से बेसिक का क्या मतलब है? From 6 to 8 कर देते। Now जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है या कर्डिंग बैक्टीरिया do not get a suitable medium to proliferate, do not, उनको मीडियम ही नहीं मिल पाता, get suitable मीडियम, वो एसिडिक मीडियम में ही बढ़ पाते हैं। to reproduce लिखो या proliferate एक ही बात है। इस वजह से क्या होगा? so milk is prevented from spoiling, दूध खराब ही नहीं होता। जब दही नहीं जमेगी, दही कोई उबलती है क्या? अब दही जमना शुरू हो जाए तो दूध तो फट ही जाए, जरा सा नींबू डाल दो तो फट जाता, तो क्या दही भी ना फटेगा? सो मिल्क इज प्रिवेंटेड फ्रॉम, जिससे बच जाता है स्पॉइलिंग, वो दूध खराब होने से बच जाता है। क्या यही पूछा गया है? तो ये सारी चीजें हो गई। Why does this milk takes a long time to set as curd? Now, as the milk has become basic हो गया कि नहीं? So, basic हो गया है, but for curding acidic medium is required. Hence, it takes a long time to set. Acid होगा, दही ज्यादा डालोगे तो हो जाता है। But curding needs, curding के लिए क्या चाहिए? An acidic medium। So lactification takes prolong, जो lactification का प्रोसेस है, सर बट है कि बड़ है? उसे करो, but curding, ठीक है। So setting curd takes a long time। तो फिर इसको जब कर्डिंग करनी होगी तो फिर इसको एसिडिक मीडियम बना सकते हैं? क्या तो बेसिक बन गया, बेसिक बन गया? बहुत सारी दही मिलाओ, 1 लीटर में 200 ग्राम डाल दो, वैसे इतना 1 चम्मच से हो जाता है काम। लेकिन अब तुम वो दूधिये से जो दही लोगी तो 200 ग्राम दही डालो, पहले पूरा 1 कटोरी अमूल की दही डाल दो, तब जमता है, नहीं जम पाएगा। सही है। अब वो बेसिक इसलिए बनाता है क्योंकि उसे शाम तक बेचना होता है, खराब हो जाएगा। अगली चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 14, 13 बाद बताएंगे, अभी थोड़ा पार्ट इस चैप्टर का रह रहा है, 1 घंटे का अभी भी बचा हुआ चैप्टर। अगला देखो कि सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले ये देखो सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या रिएक्शन होता है। सॉल्ट किसे कहते हैं? व्हेन मेटल हाइड्रोक्साइड, वही बेस है, सो दैट इज बेस रिएक्ट्स with acid, then the process is called, then they neutralize each other। ये क्या करते हैं? each other and form salts। so salts are
सॉल्ट्स क्या है? दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग मेटल कैटायंस एंड सम आयन। इलेक्ट्रोलाइट जो टूट जाए, ये सब सॉल्ट हैं जो सो रखे। दीज आर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग मेटल कैटायन एंड सम, एग्जाम्पल है NaCl। इतना ही रखिए।